त्रिभुज कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं और भुजा के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। अगर 2 एटीएम कार्ड को एक साथ अगर रखते हैं तो वो क्या होता है, सुपरपोज करता है, एक सिक्का दूसरे सिक्का को ढक देगा। ये नहीं कि आप 1 रुपए का सिक्का एक लीजिएगा और दूसरा 2 रुपए का सिक्का ले लीजिएगा, जी नहीं। तो त्रिभुज को सर्वांग सम कब कर सकते हैं? मान आपको फिर से मैं बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे PQ जो नाम यहाँ दिया हुआ है, वहां PQ के बदले कुछ भी नाम हो सकता है और उसको एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, वो क्या करेगा, सुपरपोज करेगा, यानी एक दूसरे को ढक देगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आप लोग ये समझिए कि अगर 2 एंगल और एक साइड भी आपको दिया हुआ रहेगा ना, तो आप कांग्रुएंसी का पता कर सकते हैं। फिगर को देख के आप इस त्रिभुज को नहीं कह सकते हैं सर्वांग सम। हाँ, इस समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। कि त्रिभुज की सर्वांग समता को जांच करने के लिए SAS नियम कितना इंपॉर्टेंट है, हम आगे ASA नियम क्या कहता है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनी इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है अंशु मिश्रा और मेरी ओर से आप लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, यानी आप जिस भी समय इस वीडियो को देख रहे हैं। आज के क्लास में हम लोग त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि त्रिभुज के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। त्रिभुज वह बंधाकृति है जो 3 ओर से घिरी हुई होती है। ये भी आप जानते होंगे कि त्रिभुज कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं और भुजा के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। ये सब ऑलरेडी एक वीडियो में हम बता चुके हैं। सबसे पहले सर्वांग समता के बारे में समझिए कि सर्वांग समता का अर्थ क्या होता है। सर्वांग समता का अर्थ होता है समान, सभी ओर से बराबर। सभी ओर से बराबर का मतलब क्या होगा कि जिस आकृति की सर्वांग समता के बारे में चर्च करेंगे, उस आकृति की लंबाई, चौड़ाई जो भी हो, सब क्या हो, बराबर होना चाहिए। और सर्वांग समता की जांच कैसे करेंगे, किसी 2 आकृति को लेके। जैसे अगर हम लाइन की सर्वांग समता के बारे में बोलेंगे तो कोई 2 लाइन हमें लेना पड़ेगा, तब इसकी सर्वांग समता के बारे में समझेंगे। यानी दोनों फिगर में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी ना सर्वांग समता के बारे में समझेंगे। मान लीजिए सर्कल के बारे में करेंगे तो सर्कल क्या होना चाहिए, 2 लेंगे, ठीक है, तब कंपेयर कर पाएंगे कि ये दोनों सर्कल क्या है, सर्वांग सम है या नहीं है। ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल भी हमें 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा ये दोनों ट्राइंगल आपस में सर्वांग सम है या नहीं है। रेक्टेंगल लेंगे 2 लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेंगे 2 लेना पड़ेगा, यानी कोई भी 2 आकृति को लेंगे तभी हमें सर्वांग सम के बारे में पता चलेगा। तो आज का क्लास है ट्राइंगल पे, यानी त्रिभुज पे, यानी हम त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इस लाइन सेगमेंट को देखिए कि ये लाइन सेगमेंट जो है, ये दोनों लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंट होगा, ये दोनों सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी फिर जो जितने भी फिगर हैं ये सब फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होंगे। समझिए, यहाँ अगर हम लाइन या लाइन सेगमेंट की बात करें तो लाइन सेगमेंट को कॉन्ग्रुएंट तब कहेंगे जब दोनों की क्या हो, लंबाई क्या हो, सेम हो। यानी अगर ये 4 सेंटीमीटर का ये होगा तो ये लाइन सेगमेंट भी कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। क्लियर है? इस लाइन सेगमेंट को समझने के बाद हम वृत्त के बारे में समझते हैं कि वृत्त को सर्वांगसम, 2 वृत्त को सर्वांगसम कब कहेंगे, जब इस वृत्त की त्रिज्या क्या हो, बराबर हो, है ना। अगर इसकी त्रिज्या 4 तो इसकी भी त्रिज्या 4 होनी चाहिए। क्लियर है? त्रिज्या का माप हम इधर से भी कर सकते, जरूरी नहीं है कि इधर से, त्रिज्या इधर से भी कर सकते हैं, ठीक है, माप सकते हैं। सॉरी। अब रही बात आयत की। आयत की परिभाषा तो आप लोग जानते हैं कि लंबाई और चौड़ाई आमने सामने की भुजा बराबर हो, तो लंबाई का कंपेयर लंबाई से और चौड़ाई का कंपेयर चौड़ाई से करेंगे। तो दोनों आयत में क्या होनी चाहिए, लंबाई और चौड़ाई सेम। अगर यहाँ 6 सेंटीमीटर का लंबाई और 5 सेंटीमीटर की चौड़ाई, तो दूसरे रेक्टेंगल जिसे हम कंपेयर कर रहे हैं कि ये दोनों आयत सर्वांग सम है या नहीं, तो दोनों आयत में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि सर्वांग सम किसे कहते हैं, यानी कि कोई 2 आकृति जो हो वो सेम होनी चाहिए। तो अब रही बात की ज्योमेट्री, फिगर का कैसे हम करेंगे, तो लाइन अलग प्रकार का होता है, सर्कल अलग प्रकार का होता है, आयत अलग प्रकार का होता है, त्रिभुज अलग प्रकार का होता है, वर्ग अलग प्रकार का होता है। तो सबका सर्वांग समता जांच करने का तरीका भी
अलग अलग है, जैसे कि अभी आप लोग समझ रहे होंगे। लाइन सेगमेंट का कैसे, सिर्फ लंबाई से देखें, त्रिज्या से क्या देखें, वृत्त का देखें कि दोनों दो वृत्त आपस में सर्वांगसम है या नहीं। आयत का हम कैसे चेक किए हैं, लंबाई और चौड़ाई से चेक किए हैं। वर्ग का किसी कोई भी एक भुजा का माप अगर मालूम होगा कि अगर भुजा का माप 8 होगा तो हमें पता चल जाता है कि चारों जो है भुजा 8 ही होगा। कैसे, क्योंकि वर्ग का सभी क्या होता है, भुजा आपस में बराबर होते हैं। अगर एक भुजा के बारे में हमें पता चलेगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये सभी भुजा बराबर है। तो इसका अगर 8 रहेगा तो हम इस दोनों वर्ग को सर्वांग सम कहेंगे कि ये दोनों स्क्वायर जो है सर्वांग सम है, यानी कॉन्ग्रुएंट है। इस लाइन सेगमेंट को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, इसको कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, इसको। अब त्रिभुज की बारी आई कि त्रिभुज को कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे। कॉन्ग्रुएंट हमें लगता है कि आप लोग कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझ गए होंगे। आप लोग शेप से भी समझ सकते हैं। एक उदाहरण आपको देते हैं, आप अपने घर में एटीएम कार्ड देख रहे होंगे एक ही बैंक का, अगर दो एटीएम कार्ड को एक साथ अगर रखते हैं तो क्या होता है, सुपरपोज करता है, यानी आप एक दूसरे को ढक देता है। बिल्कुल सिक्का ले लीजिए, कोई सेम सिक्का, जैसे 1 रुपए का अगर सिक्का लीजिए, 2 सिक्का अगर लीजिए, दोनों क्या करिए साथ में मिलाइए तो क्या करेगा, एक सिक्का दूसरे सिक्का को ढक देगा। ये नहीं कि आप 1 रुपए का सिक्का एक लीजिएगा और दूसरा 2 रुपए का सिक्का ले लीजिएगा, जी नहीं, ऐसा नहीं। सेम सिक्का लेना है और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखिएगा तो क्या होगा, एक दूसरे को ढक देगा। तो उस दोनों सिक्के को हम क्या कहेंगे, ये दोनों सिक्का क्या है, सर्वांग सम है। समझ रहे होंगे, ठीक है। इस तरह से इसी तरह कोई मान लीजिए त्रिभुज की आकृति का एक ही माप का अगर आप किसी पेपर को क्या करते हैं, कट करते हैं, अगर उस दोनों फिगर को अगर एक दूसरे के ऊपर आप रखते हैं तो क्या होता है, एक फिगर दूसरे फिगर को पूरी तरह से ढक लेता है। तब हम क्या कहते हैं, उस दोनों फिगर को क्या कहते हैं, ये दोनों आकृति सर्वांग सम है। तो हमें विश्वास है, हमें लग रहा है कि आप लोग समझ रहे होंगे कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम का मतलब क्या होता है। अभी हम समझेंगे त्रिभुज को कैसे, क्या हम किसी पेपर को कट करके उसको उस माप का माप करके उसको आपस में ढक करके तब पता करेंगे, जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें क्या करना है, कुछ नियम के बारे में जानना होगा, उस नियम को जान के हम पता लगा सकते हैं कि दो त्रिभुज को कब हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। यानी ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में हमें पता चल सकता है, कुछ नियम होंगे, उस नियम को हमें जानना होगा और उसको फॉलो करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। अभी हम दो त्रिभुज ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम दो त्रिभुज ड्रॉ कर रहे हैं और मेजर किया हुआ नहीं है, सिर्फ अभी आप लोगों को कॉन्ग्रुएंसी के बारे में समझाना है, सर्वांग समता के बारे में समझाना है, ठीक है। तो आप इसका मेजरमेंट मत कीजिएगा कि ये दोनों दिखने में कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। अभी आपको फिगर को देख के समझना है कि दो त्रिभुज को सर्वांग सम कब कह सकते हैं। मान लीजिए इस त्रिभुज का पहले हम नाम रख देते हैं, एक का नाम ए बी सी एक त्रिभुज हो गया और पी क्यू आर एक त्रिभुज हो गया। ये जरूरी नहीं है कि आपके त्रिभुज का नाम पी क्यू आर ही हो, ए बी सी ही हो, आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं या फिर आपके क्वेश्चन में जो नाम दिया हुआ रहेगा उस अनुसार से आप आकृति में नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये तो समझ गए होंगे कि जरूरी नहीं है कि ए बी सी हम तो ऐसे दे दिए, इस तरह से आप कुछ भी नाम यहाँ डी ई एफ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका एबीसी त्रिभुज क्या है, दो त्रिभुज है। इसको हमें देखना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं। अभी तो हमें दिखने से तो कुछ नहीं लग रहा है कि ये सर्वांग सम है या नहीं। पहले ये समझिए कि दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम तब होंगे जब उसका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल और कोरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो। समझिएगा मेरी बात को कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उसका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल और कोरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो। फिर से समझिएगा, अब कहिएगा कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है। कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है संगत, यानी अगर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल की बात बोल रहे हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि संगत कोण। कोरेस्पॉन्डिंग साइड की बात कर रहे हैं तो आप लोग समझ सकते हैं संगत भुजा।
यानी अब कहिएगा संगत कोण और संगत भुजा क्या होता है। इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए, आप लोग को पता होगा कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। तो 3 कोण ये हो गया, दोनों त्रिभुज में 3 कोण है। अब संगत कोण कौन होगा इसे हमें जानना है ना। संगत कोण कौन सा होगा? अगर इस त्रिभुज में अगर बी कोण है, ए कोण है, सी कोण है, तो इस त्रिभुज में भी पी कोण है, क्यू है और आर है। आप हमें ये बताइए कि बी कोण का संगत कोण इस त्रिभुज में कौन सा होगा? संगत कोण उस कोण को कहते हैं जो एक ही साइड का हो, ठीक है, एक ही साइड का हो। साइड का मतलब अगर हम इस त्रिभुज में इस साइड वाले को अगर हम इसका संगत पूछ रहे हैं तो इस त्रिभुज में कंपेयर करेंगे इसी साइड वाले में। समझिएगा मेरी बात को, हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस त्रिभुज में अगर बी का संगत आपसे यानी बी एंगल का संगत आपसे पूछ रहे हैं तो इसमें आप ये नहीं पी नहीं कर सकते, इसमें भी इस साइड का ही आप बता सकते हैं कि बी का संगत क्यू होगा। ए का संगत यानी ए एंगल ए का संगत क्या होगा? पी होगा, एंगल पी होगा। और एंगल सी का संगत एंगल आर होगा। इसको हम कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा, एंगल ध्यान से देखिएगा, एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, है ना। मेजर किया हुआ नहीं है, लेकिन अभी सिर्फ आपको हम समझा रहे, सॉरी यहाँ पी होगा, अभी आपको हम समझा रहे हैं कि संगत किसे कहते हैं, संगत कोण किसे कहते हैं। तो ए कोण ए का संगत कोण पी है, ठीक है। कोण बी का संगत कौन सा होगा? कोण क्यू होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं कोण क्यू, ठीक है। और कोण बी का हो गया, कोण सी का संगत कोण आर होगा। क्लियर है? कोण सी का संगत कोण आर होगा। क्लियर है? यहां तक आप लोग समझ गए होंगे संगत कोण किसे कहते हैं। यानी कि इस फिगर को देखने के बाद आपको जो संगत लग रहा है इससे आप अनुमान लगा के यहाँ बता दिए। अगर इसमें माप दिया हुआ रहेगा, अगर इस दोनों त्रिभुज में माप दिया हुआ रहेगा और कुछ दिया हुआ रहेगा, यानी जैसे गिवन में जो दिया हुआ रहेगा, यानी जैसे त्रिभुज ए बी सी में ये त्रिभुज इतने माप का है, त्रिभुज पी क्यू आर में ये भुजा इतने माप का है, तब आप उससे कंपेयर कीजिएगा। वो आगे अभी हम बताएंगे, लेकिन अभी आप ऐसे समझिए जिस त्रिभुज में कोई माप दिया हुआ नहीं है तो उस त्रिभुज में तो हम यही समझ रहे हैं कि कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है और कोण सी कोण आर के बराबर है, जो अभी हम यहाँ लिख दिए हैं। क्लियर है? ठीक है। अब हम संगत भुजा को समझते हैं। ए बी एक भुजा है, ध्यान से देखिएगा भुजा को कैसे काउंट करते हैं। ये भुजा ए बी, जैसे ए बी भुजा जो है किसके बराबर होगी? ए बी भुजा इस त्रिभुज में देखिए पी क्यू भुजा के बराबर होगी, ठीक है। पी क्यू यहां देंगे। आपको फिर से मैं बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे पी क्यू जो नाम यहाँ दिया हुआ है, वहां पी क्यू के बदले कुछ भी नाम हो सकता है। क्लियर है? आप लोग अभी समझने का प्रयास कीजिए। ए बी भुजा 3 भुजा से घिरा हुआ क्या होता है? आकृति होता है त्रिभुज में। तो ए बी एक भुजा हो गया जो कि दूसरे ट्रायंगल में पी क्यू के बराबर है। अब हमें देखिए बीसी किसके बराबर होगा? बीसी भुजा बराबर होगा क्यू आर के। क्लियर है? एसी भुजा, अब एसी समझ रहे हैं, एसी भुजा बराबर होगा पी आर के। तो यही क्या है? संगत कोण, और ये क्या है? संगत भुजा। इसे हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल और कोरस्पॉन्डिंग साइड कहते हैं। समझ रहे होंगे कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल और कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है। अब समझिए, अब कहता है कि जिस दो त्रिभुज का कोरस्पॉन्डिंग एंगल और कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो
वही त्रिभुज क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आपको ये सोचना है, फिर से समझिए, इसको हम इरेज कर देते हैं और आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। समझिए, यहाँ दो त्रिभुज हम ले लेते हैं, ठीक है, दो त्रिभुज ड्रॉ करना है, दो त्रिभुज यहाँ ड्रॉ करना है। अगर इस भुजा का माप 5 है, इस भुजा का माप 6 है, इस भुजा का माप 4 है, ठीक है, और यहाँ 60 डिग्री का कोण बन रहा है, और यहाँ भी ये त्रिभुज का नाम ABC, इस त्रिभुज का नाम DEF है ना, और ये जो है ये भुजा इस DEF त्रिभुज का ये भुजा 5 सेंटीमीटर और ये 6 और ये 4 सेंटीमीटर का है, और ये 60 डिग्री का यहाँ कोण बना रहा है। हमें दिया हुआ क्या क्या है, आप लोग यहाँ देखिए, इसमें 3 भुजा और 1 कोण दिया हुआ है। अभी हम आपको बोले कि कोई भी त्रिभुज तब कॉन्ग्रुएंट या सर्वांगसम होगा, कॉन्ग्रुएंट का हिंदी सर्वांगसम होता है, तो दो त्रिभुज तब कॉन्ग्रुएंट होगा जब उसका संगत कोण और संगत भुजा बराबर हो। आप लोग सोच सकते होंगे, इस त्रिभुज में तीनों भुजा दिया हुआ है, जिससे तो हम कंपेयर कर लेंगे कि ये त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, लेकिन कोण भी तो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तीनों कोण बराबर होना। एक कोण तो हमें दिख रहा है कि बराबर है, बाकी दो कोण दिया हुआ नहीं है, तो कैसे पता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी त्रिभुज में हमें मात्र कोई भी 3 चीज दिया हुआ है, 6 स्थिति से किसी भी त्रिभुज को हम पहचान सकते हैं कि त्रिभुज है या नहीं। किस किस स्थिति में, 3 भुजा से और 3 कोण से, 3 भुजा से और 3 कोण से। पहले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि त्रिभुज का माप क्या होता है, कोण का माप, यानी अंदर में जो जो 3 कोण बनेंगे उस तीनों कोण का माप 180 डिग्री ही होता है। ये आपको हम बहुत अच्छे ढंग से समझा चुके हैं इससे पहले वीडियो में, ठीक है। अभी आप ये समझिए कि कोई भी 6 स्थिति में त्रिभुज को आप पहचान सकते हैं कि ये त्रिभुज है। 6 स्थिति क्या, 3 तो भुजा होना चाहिए और 3 कोण, लेकिन कॉन्ग्रुएंट का पता हम किसी 3 स्थिति से भी कर सकते हैं, किसी 3 स्थिति से भी कर सकते हैं। अगर कोई 2 भुजा या एक एंगल हमें दिया हुआ हो, यहाँ तो 3 भुजा दिया हुआ है तो हमें ज्यादा हेल्प मिल रही है। अगर 2 भुजा और एक एंगल भी दिया हुआ होता तो हम कॉन्ग्रुएंट का पता कर सकते थे, लेकिन दोनों त्रिभुज में अगर किसी 2 साइड और एक एंगल भी रहे तो भी हम कॉन्ग्रुएंसी का पता कर सकते हैं। तो आप लोग इस बात पे फोकस कीजिए कि 3 स्थिति अगर हमें दिया हुआ रहे, चाहे वो स्थिति साइड का हो, चाहे वो स्थिति कोण का हो, फिर भी हम कॉन्ग्रुएंसी का पता कर सकते हैं। अब कहिएगा वो कैसे, क्योंकि हम अभी आपको समझाए हैं कि कोई भी त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट तब होगा जब उसका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, इक्वल, यानी कि बराबर होगा। तो यहाँ पे आप कह रहे हैं, आप हमें कह सकते हैं, आप तो भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे दो भुजा और एक कोण भी रहेगा तो हम कॉन्ग्रुएंसी का पता कर सकते, तो वो कैसे, हम 4 कसौटी को ध्यान में रखते हैं। त्रिभुज का कॉन्ग्रुएंसी जानने के लिए 4 कसौटी है जिसे हमें याद रखना होगा, जिसे हम इंग्लिश में क्राइटेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्राइटेरिया कहते हैं। एक तो है साइड एंगल, साइड SAS, दूसरा है एंगल, साइड एंगल, ठीक है, तीसरा है साइड साइड साइड, और चौथा है एंगल एंगल साइड, यानी AAS। अब आपको समझ में अभी नहीं आ रहा होगा कि ये हम लिखे क्या, ये शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए हैं। चाहे जो हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं उन्हें भी यही समझना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट है और शॉर्ट अभी हम आपको समझा रहे हैं।
एस लिखा हुआ है, एस का मतलब साइड, साइड हम कहते हैं भुजा को। ए का मतलब एंगल, एंगल हम कहते हैं कोण को। साइड, साइड कहते हैं भुजा को। तो एस ए एस, अभी हम समझाएंगे, आप लोग एस ए एस से समझ रहे होंगे कि भुजा, कोण, भुजा, ठीक है। एंगल, साइड, एंगल, इससे आप पता चल रहा होगा कि कोण और भुजा और कोण का कुछ चर्च है। यानी अगर आपको कोई दो भुजा, दो साइड और एक एंगल भी रहेगा दिया हुआ किसी दो त्रिभुज में, तो आप उसके कॉन्ग्रुएंसी का पता बिल्कुल कर सकते हैं। वो कैसे, अभी हम आपको समझाएंगे। एक नियम आज समझाएंगे और बाकी सब नियम देख लेंगे, टाइम रहेगा तो समझा देंगे। एंगल, साइड, एंगल, अगर आपको दो कोण और एक भुजा दिया हुआ रहे तो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। यानी उस त्रिभुज को, उस दोनों त्रिभुज के माप का अगर हम फिगर क्या करते हैं, कट करते हैं और उसको एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, वो क्या करेगा, सुपरपोज करेगा, यानी एक दूसरे को ढक देगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आप लोग ये समझिए कि अगर दो एंगल और एक साइड भी आपको दिया हुआ रहेगा ना, तो आप कॉन्ग्रुएंसी का पता कर सकते हैं। किस स्थिति में, त्रिभुज, अगर त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में आपको पता करना है तब। साइड, 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 अगर आपको इसमें क्या दिया हुआ है, एक एंगल भी दिया हुआ है। अभी हम आपको क्या बोले, मात्र तीन चीज से, तीन स्थिति से आप किसी भी त्रिभुज की सर्वांग क्षमता के बारे में जान सकते हैं। साइड, 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 यानी भुजा, भुजा, भुजा भी दिया हुआ होगा तो आप पता कर सकते हैं। एंगल, एंगल, साइड, यानी दो कोण और एक भुजा भी रहेगा तो भी आप पता कर सकते हैं। अब इतना आप समझ चुके हैं, ठीक है। इन तीनों को हम बाद में समझेंगे, पहले हम समझते हैं एस ए एस यानी साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड से हम कैसे पता करेंगे, समझिए। यहां आप हमें ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, उसे ध्यान से आपको पढ़ना है। यहाँ अभी कुछ हम लिखे हैं क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन ही समझिए इसे, तो इसे ध्यान से समझिए। क्या आप समझ पा रहे हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी, यानी कोई भी त्रिभुज ए बी सी है, वो त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम है। सर्वांग का साइन, सर्वांग का साइन ऐसे होता है, ठीक है। यानी कॉन्ग्रुएंसी का क्या क्या होता है, ये साइन है, यानी दो इक्वल बराबर का साइन रहेगा, उसके ऊपर एस बना हुआ रहेगा, ठीक है, एस बना हुआ रहेगा ऐसे। तो ये क्या है, सर्वांग सम है, समझ गए होंगे। तो ये सर्वांग सम का साइन है, क्लियर है। अब समझिए, ये कहता है कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम है। वो कैसे, जिसमें कि हमें दिया हुआ है कि भुजा ए बी का क्या है 4 सेंटीमीटर और ये बीसी भुजा 6 सेंटीमीटर और क्यू बी सॉरी ये कोण बी 30 डिग्री का है। और ये इसमें जो दिया हुआ है, ये देखिए, पहले हम दो त्रिभुज ड्रॉ करते हैं इस अनुसार से, जिस अनुसार से हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी, तो मेरा त्रिभुज ए, त्रिभुज बी, त्रिभुज सी, क्लियर है। अब हमारा त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, अभी हमें समझना है किस नियम को, अभी हमें समझना है एस ए एस को, यानी साइड एंगल साइड को, ठीक है। तो समझिए, यहाँ सॉरी, यहाँ पी क्यू आर, पी क्यू और ये आर। अब कहता है, ये तो हो गया। अब कहता है ए बी भुजा 4 सेंटीमीटर। अब समझिए कि ए बी भुजा कौन सी है, तो ए बी भुजा ये 4 है ना, और बी सी भुजा 6, बी सी भुजा 6, यानी ये 6 है, ठीक है। इसमें अब देख लीजिए भुजा का चर्च है, यहाँ पी क्यू भुजा, तो पी और क्यू भुजा 4 है, यानी ये जो है 4 का है, और ये है क्यू आर, तो क्यू आर, समझ रहे हैं ना, क्यू आर क्या है, क्यू आर 6 है, जो कि हमें दिया गया है, हमें दिया हुआ है। अब कहता है कि कोण, ये कोण का साइन है, कोण को इस तरह से डिनोट करते हैं हम एंगल से, है ना।
तो ये कोण बी 30 डिग्री का है। तो मेरा कोण बी कहाँ है? आप लोग देख रहे होंगे, एक कोण यहां बनेगा, एक कोण यहां बनेगा और एक कोण यहां बनेगा। इस कोण को हम बी कोण कहेंगे। तो कोण बी 30 डिग्री का है, यानी ये जो कोण बन रहा है ये 30 डिग्री का है और इसमें कोण क्यू 30 डिग्री का है। क्लियर है? अब कहता है SAS नियम लगा के कहता है कि आप इसकी जांच कर सकते हैं कि सर्वांग सम है या नहीं। क्वेश्चन में तो हमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के सर्वांग सम है। इसको हम अभी दो तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। समझिएगा, इसमें दिया हुआ है कि सर्वांग सम है। अब आप लोग पहले समझ लीजिए कि ये कैसे सर्वांग सम है। जो भुजा AB मेरा इस त्रिभुज में हम अगर देख रहे हैं 4 सेंटीमीटर का, उसी का संगत भुजा यानी दूसरे त्रिभुज में वैसा ही भुजा PQ 4 सेंटीमीटर का है। फिर से समझने का प्रयास कीजिए। ABC त्रिभुज में अगर हम भुजा AB को लिए और वो 4 सेंटीमीटर का मेरा दिया हुआ है, यानी भुजा AB ऐसे गया है, तो इस भुजा को 4 सेंटीमीटर यहाँ माप, इस भुजा का माप दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि जिसका हमें पता करना है कि दोनों सर्वांग सम है या नहीं, उसमें भी वही भुजा है PQ जो कि 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, एक तो हम देख लिए, यानी साइड। अब हमें कहता है साइड का काम हो गया, इस साइड का काम हो गया। अब कहता है साइड के बाद एंगल। तो देखिए इस साइड के इसी भुजा से यहाँ ये एंगल बन रहा है, इसी भुजा से। फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा, यानी भुजा A और B, इससे ये कोण बन रहा है। तो कोण बना है एंगल, है ना। ये एंगल 30 डिग्री का है और इसमें भी यही भुजा, इसका संगत भुजा से ये कोण बना है। तो आप यहां देख रहे हैं कि इसका संगत कोण यहाँ ये है QR, PQQR, यानी Q कोण जो है इसका संगत है किसका? B कोण का। तो हम देख रहे हैं कि दोनों का संगत कोण और संगत भुजा बराबर है। तो लाइन से होना चाहिए, ये नहीं कि कोई भी आप भुजा उठा लीजिए और कोई भी कोण उठा लीजिए, नहीं। उसके लिए भी नियम है कि अगर साइड लेते हैं तो तुरंत उसके बाद एंगल लीजिए और साइड लीजिए। अगर इसी में अगर ऐसा रहता, दूसरा कोई त्रिभुज अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा ड्रॉ किया हुआ रहता और उसका नाम मान लीजिए कुछ भी DEF रहता, या फिर PQR ही रख लीजिए, PQR ही रहता, ठीक है ना, और ये भुजा का मान 4 सेंटीमीटर होता, अगर इसका इस कोण का मान 30 डिग्री होता, अगर आपसे पूछता कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल, तो आप अभी ये सोच सकते थे कि हम तो आपको ये बताए अभी कि अगर आपको 3 स्थिति का पता होगा तो आप त्रिभुज की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में जान सकते हैं। लेकिन कैसे? इसमें आप ये सोच सकते थे कि इसमें भी एक भुजा 4 है, इसमें भी एक भुजा 4 है, इसमें भी एक भुजा 6 है, इसमें भी एक भुजा 6 है, और इसमें भी 30 डिग्री का एक कोण है, लेकिन इसमें भी है। क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि इसका संगत कोण जो है ये क्या है? इक्वल नहीं है। यानी ये कोण P बना रहा है 30 डिग्री, यहाँ कोण B बना रहा है 30 डिग्री। अगर दिया हुआ है, यहां अगर दिया हुआ क्या है, आप लोग ध्यान से देखिए कि ये L दिखा, हम L पढ़ रहे हैं। कोण Q, इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें ध्यान से देखिए, फिगर ऐसा बना दिए हैं, इसमें गिवन क्या है, यानी जो दिया हुआ है उस पे आपका क्वेश्चन डिपेंड करेगा। और उसके अनुसार से मान लीजिए कि ये आपको नहीं भी दिया हुआ रहे, अगर ये ऊपर में सर्वांग सम के बारे में आपको पता नहीं रहे, फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आपको कोई मतलब दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है समझने का प्रयास कीजिएगा। AB 4 सेंटीमीटर है, AB 4 सेंटीमीटर है, PQ 4 सेंटीमीटर है, तो PQ 4 सेंटीमीटर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। BC 6 सेंटीमीटर है, तो BC 6 सेंटीमीटर है। QR 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ QR 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ कहता है कि कोण B 30 डिग्री का है, एक कोण मान लीजिए 30 डिग्री का है और एक कोण 30 डिग्री का, क्या आप इसे सर्वांग सम कहेंगे?
आप कहिएगा हाँ कहेंगे, लेकिन ये सर्वांगसम नहीं होगा, क्योंकि इसका भुजा तो मिल रहा है, यानी संगत भुजा तो बराबर है, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। अगर इस त्रिभुज में यहाँ बी कोण को लिया गया है तो इस त्रिभुज में भी क्यू कोण को लिया जाना चाहिए, जो कि हमारा क्वेश्चन भी कह रहा है। तो इस फिगर को देख के आप इस त्रिभुज को नहीं कह सकते हैं सर्वांगसम। हाँ, अगर इसमें नाम चेंज हो जाए, अगर इस त्रिभुज में नाम चेंज हो जाए तो आप इसे सर्वांगसम कह सकते हैं। कहिए कैसे? अगर यहाँ 30 डिग्री है, ये कोण Q, इसका नाम Q रख दीजिए और इसका नाम P रख दीजिए, इसका नाम P रख दीजिए, PQR। अगर ये R यहाँ 6 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, अगर ये P 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कोण PQ, सॉरी यही PQ, कोण PQ, अगर ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कोण QR 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तब ये सर्वांगसम हो सकता है। कहिए कैसे? आप लोग समझिए, कोई भी त्रिभुज रोटेट हो सकता है। रोटेट का मतलब है जो वो घूम सकता है। अगर ये त्रिभुज इस ढंग का दिख रहा है तो ये भी त्रिभुज ही होगा, ये भी क्या होगा? त्रिभुज। इसको ऐसे घूम गया, ये त्रिभुज खड़ा था, इसको थोड़ा सा घुमाए रोटेट हुआ, ये भी त्रिभुज ही है और ये भी आपका त्रिभुज ही होगा। समझने का प्रयास करिए, ये भी आपका त्रिभुज ही होगा। फिर इसको रोटेट अगर हम करते हैं तो यहाँ आकृति हम बनाते हैं, ये भी आपका त्रिभुज ही होगा। मैटर ये करता है कि त्रिभुज का माप क्या है। देखने में अगर त्रिभुज सेम दिख रहा है और माप अलग है तो ये सर्वांगसम नहीं हुआ। सॉरी, समझ रहे हैं? अगर ये रोटेट हो रहा है तो ये क्या है? त्रिभुज ही है। कोई भी त्रिभुज रोटेट हो सकता है। और फिर ये समझिए कि किसी समकोण त्रिभुज पे, अगर कोई समकोण त्रिभुज है, अगर इस पे है ना, इसका माप 90 डिग्री का यहाँ है और ये देखिए, ये देखिए, ये तो 90 डिग्री के कोण के सामने वाला क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। यानी ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कि ये राइट एंगल, यानी समकोण त्रिभुज है। आप लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है। और ये आधार हो गया, ये आधार हो गया और ये लंब इसको कहेंगे। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आधार और ये लंब चेंज हो सकता है। समझिए मेरी बात को, किसी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले कोण को एनी टाइम हम कर्ण ही कहेंगे। इसका ये जो भुजा है कर्ण ही कहलाएगा। लेकिन ये आधार और ये कभी लंब हो सकता है, चेंज हो सकता है। कहिए कैसे? अगर हम इस त्रिभुज को सॉरी इस कोण को इस थीटा से अगर हम देखें तो इस थीटा से अगर हम देखें, इस थीटा यानी इस कोण का लंब कोण होगा, तो इस कोण से अगर हम देखेंगे ना, इसका लंब ये होगा, है ना। और क्या होगा? आधार क्या होगा? ये होगा। अगर हम इससे देखेंगे, इस थीटा से देखेंगे तो इस थीटा से इसका लंब क्या होगा? इस थीटा से अगर हम इसका लंब ये होगा। समझ रहे हैं? यानी इस कोण से अगर हम देखते हैं, इस कोण से, तो हमको त्रिभुज ऐसा दिखेगा। यानी इसको रोटेट जानते हैं ना, कि कोई भी फिगर आप फोन में देखते होंगे, रोटेट करते हैं यानी घुमाते हैं, तो वो कभी फोटो आपका ऐसे रहेगा, तो कभी उसको एक बार क्लिक कीजिएगा तो वो ऐसे हो जाएगा, फिर एक बार और क्लिक कीजिएगा तो वो कैसे हो जाएगा? इस पोजीशन में आ जाएगा। समझ रहे हैं? इसी तरह त्रिभुज में भी होता है, वो त्रिभुज रोटेट हो सकता है। तो ठीक इसी तरह इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि त्रिभुज बराबर है? हो सकता है ये दोनों त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज इस आधार से, किसी भी आधार से, ये 30 डिग्री का माप यही होगा, यानी रोटेट करके ऐसे दिख रहा है ना। अब कहिएगा कि ये यहां है तो ये यहां कैसे चल गया? तो अभी ही तो बताएं आपको, अगर इसको रोटेट कीजिएगा, अगर इसको रोटेट कीजिएगा
तो ये क्या होगा, इक्वल होगा। ये त्रिभुज एक दूसरे को सुपरपोज करेगा, एक दूसरे को ढकेगा। मेन क्या है, आपको देखना क्या है, अगर क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है तब, अगर नहीं दिया हुआ है तो आप लोग सेम आकृति में सेम जैसे दिखेगा वैसे कॉरेस्पॉन्डिंग का पता कर सकते हैं। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए नहीं दिया हुआ है और आपको बनाना है इस तरह का, अगर मान लीजिए फिगर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपको ये इतना दे दिया है और आपको कह रहा है कि आप बनाइए कैसा फिगर बनेगा, तो ऐसा फिगर बनेगा त्रिभुज ABC। आप लोग दिखने में सेम लगे वैसा बनाइएगा, यानी त्रिभुज पहले ABC को ड्रॉ करिएगा, ABC, और फिर त्रिभुज QPR को ड्रॉ कीजिएगा, त्रिभुज QPR, यानी यहाँ Q दीजिएगा, P दीजिएगा, यहाँ R दीजिएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप लोग। और AB त्रिभुज का यहाँ जो ये भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है, 4 है, और BC भुजा 6 सेंटीमीटर है, BC भुजा 6 सेंटीमीटर है, और कोण B 30 डिग्री है, तो कोण B 30 डिग्री होगा। ठीक है, क्लियर है ना, समझ रहे होंगे आप लोग। और QPR में देखिए क्या गिवन है, यहाँ दिया हुआ है त्रिभुज QPR, QP 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। QR 6 सेंटीमीटर है, QR 6 सेंटीमीटर है। थोड़ा सा मिस हो रहा है, QR को भी चेंज करना होगा ना, हाँ PR होगा यहाँ, PR, क्योंकि नाम में चेंजिंग हुआ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम अभी Q दिए हैं और पहले क्या दिए हुए थे, P दिए हुए थे, इसलिए यहाँ भी चेंज करना पड़ा, ठीक है। 6 दिया हुआ, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है ध्यान से। QP 4 सेंटीमीटर है, PR 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, और कोण Q 30 डिग्री का, इसमें भी चेंज होगा, क्या होगा, कोण P 30 डिग्री का, तो कोण P 30 डिग्री का है, क्लियर है, 30 डिग्री का है। तब ये इस त्रिभुज को हम सर्वांगसम कह सकते हैं, किस नियम से, SAS नियम से, यानी साइड एंगल साइड अगर मिल रहा है, साइड एंगल साइड अगर एक साथ मिल रहा है दोनों त्रिभुज में बराबर, तो हम उस त्रिभुज को सर्वांगसम त्रिभुज कह सकते हैं। कहिए कैसे, देखिए कैसे, अगर एक साइड 4 सेंटीमीटर तो एक साइड इसका संगत भुजा 4 सेंटीमीटर, साइड के जस्ट बाद एंगल 30 डिग्री, साइड के जस्ट बाद 30 डिग्री, और साइड उसके बाद फिर साइड, तो फिर साइड हुआ ना ये वाला 6 सेंटीमीटर, और फिर साइड हुआ ना ये वाला 6 सेंटीमीटर। तो ऐसा अगर त्रिभुज मिले तो हम SAS के नियम से जांच कर सकते हैं कि ये त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है। आपको जरूरी नहीं है कि 6 चीज दिया हुआ रहेगा, यानी कि 4 इसमें भी दिया हुआ है, 6 इसमें दिया हुआ है, तो दूसरा भी भुजा का सेंटीमीटर आपको पता होनी चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको अगर 2 चीज दिया हुआ है और एक कोण दिया हुआ है, यानी कि 3 स्थिति अगर आपके पास है, तो आप पता कर सकते हैं कि त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है। एक चीज और ध्यान दीजिए, इसको पहले हम मिटा देते हैं और इसी त्रिभुज से समझते हैं कि क्या यह त्रिभुज इस स्थिति में सर्वांगसम होगा। कौन से स्थिति में, तो देखिए ये जो कोण है अगर यहाँ पे दिया हुआ रहेगा 30 डिग्री का, ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर हो गया, आपको गिवन में कुछ दिया हुआ नहीं है, यानी क्वेश्चन में कुछ नहीं करा, सिर्फ 2 फिगर दिया हुआ है और इस 2 फिगर को देख के आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है। तो आप लोग क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा कि इसमें तो मात्र हमें 2 भुजा दिया हुआ है और इसमें भी 2 भुजा दिया हुआ है, इसमें भी एक कोण दिया हुआ है, इसमें भी एक कोण दिया हुआ है। तो आप अपना माइंड लगाइएगा कि क्या साइड एंगल साइड से हम पता तो कर सकते हैं त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम है या नहीं। तो लेकिन इसमें देखिए कि एक त्रिभुज में ये नियम फॉलो कर रहा है,
साइड, एंगल, साइड। लेकिन इस त्रिभुज में साइड पता है तो तुरंत हमें एंगल पता होना चाहिए, जो कि पता नहीं है। और यहाँ साइड, साइड, एंगल, तो ये गलत हो जाएगा। ये त्रिभुज कभी भी सर्वंक्षम नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि SAS नियम को फॉलो नहीं कर रहा है हमारा ये त्रिभुज, इसलिए इस दोनों त्रिभुज को कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे, यानी ये दोनों त्रिभुज सर्वंक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि साइड, एंगल, साइड बराबर होना चाहिए। इस तभी ना पता चलेगा संगत कोण, जो अभी हम आपसे बोले, तो संगत इसका संगत ये होगा, है ना। अब कहिएगा आप तो बोले रोटेट हो सकता है, तो रोटेट किस स्थिति में हो सकता है? ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। रोटेट किस स्थिति में हो सकता है? जब आपको क्वेश्चन में जबरदस्ती कहेगा कि नहीं, त्रिभुज ABC बराबर है त्रिभुज RPQ के, RPQ के। तब अगर इस त्रिभुज में यहाँ पे R में 4 डिग्री 6 डिग्री दिया हुआ रहेगा, तब उससे आप अनुमान लगा सकते, तब साइड दिखने में कुछ भी रहे, साइड दिखने में कुछ भी रहे। अभी हम इसको कट कर दिए हैं बात को, कि ये त्रिभुज सर्वंक्षम नहीं है। क्या बोले हैं? ये त्रिभुज सर्वंक्षम नहीं है। लेकिन किस स्थिति में ये सर्वंक्षम हो सकता है? देखिए यहाँ किस स्थिति में ये सर्वंक्षम हो सकता है, समझिएगा मेरी बात को। जब आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि त्रिभुज ABC सर्वंक्षम है, यानी क्वेश्चन डायरेक्ट बोल रहा है कि सर्वंक्षम है त्रिभुज QPR के, त्रिभुज QPR के। अब इस स्थिति में हम सोच सकते हैं, हो सकता है त्रिभुज रोटेट पोजीशन में है, यानी घुमा हुआ है, यानी ये जो त्रिभुज है इस तरह से घुमा हुआ है, यानी इस तरह से घुमा हुआ है ना। इस त्रिभुज को हम समझ सकते हैं इस तरह से घुमा हुआ है। कैसे? क्योंकि क्वेश्चन तो कह रहा है कि ये त्रिभुज ABC त्रिभुज QPR के सर्वंक्षम है, तब हम समझ सकते हैं। इसमें भी देखिए फॉलो होगा साइड, एंगल, साइड, इसमें भी तब फॉलो होगा साइड, एंगल, साइड, साइड, एंगल, साइड। और यहां देखिए साइड, एंगल, साइड, एक साथ मिला ना, एक साथ मिला है ना, साइड, एंगल, साइड, साइड, एंगल, साइड। हम इससे पता करेंगे, किससे? ये जो गिवन यानी जो दिया गया है, इससे हम पता करेंगे कि जो भुजा AB है वही भुजा QR है। जो कोण B 30 डिग्री है तो कोण R 30 डिग्री है। इसको लिखेंगे कैसे? समझिएगा। इसको हम लिखेंगे कि AB भुजा बराबर है QR भुजा के, AB भुजा बराबर है QR भुजा के, तो QR भुजा के। दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है। फिर क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिख लेते हैं AB भुजा बराबर है QR के। अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा अपने कॉपी में और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और देखिए भुजा BC बराबर है, लिखने का तरीका देखिए। भुजा अगर इसमें हम BC को ले रहे हैं 6 सेंटीमीटर है, तो इसमें देखिए तो कौन सा है? PR। इसमें क्या है? PR या फिर RP। भुजा BC बराबर है भुजा RP के, ठीक है। कोण B बराबर है किसका? कोण R के, कोण R का, ठीक है। इस परिस्थिति में हम फिगर को देख के सर्वंक्षमता नहीं जांच रहे हैं, हम जो दिया हुआ है उसको देख के जांच रहे हैं। और हमें पता है कि कोई भी त्रिभुज रोटेट हो सकता है, घूम सकता है। जैसे आप लोग देखिएगा फोन में आपका कोई पिक है, उसको आप रोटेट पोजीशन में कीजिए तो रोटेट होता है। कभी वो सीधा होगा, फिर उसको एक बार क्लिक करके रोटेट करना चाहिएगा तो फिर वो इस स्थिति में आएगा। फिर उसको एक बार रोटेट कीजिएगा तो वो नीचे की स्थिति में जाएगा, फिर इसको रोटेट कीजिएगा तो वो इस स्थिति में आएगा।
ठीक उसी प्रकार त्रिभुज के साथ हो सकता है, शर्त सिर्फ ये है कि उसका मेजरमेंट सही होना चाहिए, यानी साइड एंगल साइड से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। आप लोग देख रहे होंगे इस फिगर में भी साइड एंगल साइड को फॉलो कर रहा है और क्वेश्चन के अनुसार ये भी त्रिभुज साइड एंगल साइड को फॉलो कर रहा है, साइड एंगल साइड, ठीक है ना। अगर इसमें साइड एंगल साइड नहीं होता, अगर ये यहाँ 4 यहाँ होता, तब ये कॉन्ग्रुएंट कभी नहीं होता और आपको क्वेश्चन में दे नहीं सकता था कि त्रिभुज सर्वांगसम है। लेकिन क्वेश्चन जब कह रहा है तो सर्वांगसम है, यानी ऐसे है। आपको फिगर इस तरह से ड्रॉ करना होगा, क्लियर है। और आप सही ढंग से भी ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए हो सकता है आपके क्वेश्चन में त्रिभुज इस प्रकार से भी आ सकता है। आप लोग सॉरी, ये त्रिभुज नहीं बना, आपके माइंड को जांच करने के लिए आपको इसलिए आना चाहिए कि एसएएस नियम का फॉलो करेंगे। एसएएस नियम लगा के हम किसी भी त्रिभुज की सर्वांगसमता के बारे में जांच कर सकते हैं। तो हमें विश्वास है आप लोग समझ रहे होंगे कि त्रिभुज की सर्वांगसमता को जांच करने के लिए एसएएस नियम कितना इंपॉर्टेंट है। हम आगे समझेंगे दूसरे वीडियो में कि एंगल साइड एंगल है ना, एएसए नियम क्या कहता है, या फिर और भी जो 2 नियम है उसको भी हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और आप लोगों को थैंक यू।